कहानी की शुरुआत में हमें एरिक्स नाम के लड़के को दिखाया जाता है जिसके पिता ने उसे घुटने टेक कर माफी मांगने की सजा दी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे घर से निकाल देने की भी थी। लेकिन उसी पल एरिक्स की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसके अंदर से एक सिस्टम की आवाज आई। पहले तो वह हैरान था, उसे लग रहा था यह कोई इल्यूजन है, लेकिन वह जल्दी समझ गया कि यह सब एक रियल है। सिस्टम ने उसे 3 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन था घुटने टेक कर माफी मांगो, जिसके बदले में तुम्हें एक आम जिंदगी मिलेगी। दूसरा ऑप्शन था जितना भी हो रहा है सब कुछ सह लो, इसके बदले में तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिलेगी, पहली वाली से बेहतर। और तीसरा ऑप्शन था हर किसी से अपना नाता तोड़ लो, जिसके इनाम में तुम्हें एक गॉड लाइक पावर, अनलिमिटेड मैजिक पावर, सब कुछ हासिल होगी। एरिक्स ने तीसरे ऑप्शन को देखा और हल्का मुस्कुराया। उसने तीसरे ऑप्शन को चुन लिया। उसके पिता मार्कस पास खड़े थे और वह भड़क गए। उन्हें लग रहा था कि इसे अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है। इतना कहकर उन्होंने उसे 1 महीने तक इंचेस्टर हॉल में प्रेयर करने की पनिशमेंट दी। लेकिन एरिक्स ने अपना सर धीरे से उठाया और उसकी आंखों में जो पहले किसी के लिए काइंडनेस हुआ करती थी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसका पूरा हार्ट कोल्ड हो चुका था। एरिक्स ने कोल्ड टोन में कहा, मैं किस बात पर रिग्रेट करूं? इस बात कर कि मैंने फैमिली की रिस्पेक्ट को कम कर दिया, इसकी शान को कोई ठेस पहुंचाई। वह यहाँ नहीं रुका और आगे कहने लगा, कितने लोग जानते हैं कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, लेकिन तुमने कभी मुझे पब्लिकली अपना बेटा नहीं माना और हमेशा एक मजबूरी का नाम दिया। आखिर क्या थी वो मजबूरी जो तुमने मुझे ना ही बेस्ट रिसोर्सेज दिए, ना ही कोई अच्छी जगह प्रोवाइड की? मार्कस के पास उसके इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा कि तुम्हारी गलतियों को कोई ये सब जस्टिफाई नहीं करता, तुम काफी ज्यादा सेल्फिश हो, तुम्हें बस खुद की परवाह है। कि ये बात सुनकर एरिक्स कोल्ड टोन में जवाब देता है कि हाँ मैं सेल्फिश हूँ। का क्या, आप तो बहुत ज्यादा नॉवेल है ना, आपने इस दुनिया को बचाया, बट क्या फायदा, आपने अपने बेटे को कोई भी अहमियत नहीं दी, उसे जरा भी रिस्पेक्ट तक नहीं दी। तभी उसकी माँ युआंग कहती है, एरिक्स तुम्हें अपने पिता से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ हम मानते हैं कि हमारी गलती है, हमने तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर किया, हम इसे कंपलसेट भी करेंगे। मैं तुम्हारे लिए बेस्ट कल्टीवेशन रिसोर्सेज टेक्निक सब अरेंज करवाऊंगी। उनकी ये बात सुनकर एरिक्स हंसने लगा और कहने लगा कि मुझे इन रिसोर्सेज की कोई जरूरत नहीं। उसकी ये बात सुनकर वहीं खड़े मार्कस और गुस्से में कहने लगे, तुम अपने भाई से मुकाबला करना चाहते हो, आखिर तुम किस चीज में उससे बेहतर हो? उनकी ये बात सुनकर एरिक्स जोर से हंसने लगा। उसके हंसी में साफ पेन देखा जा सकता था। वो अपने भाई की ओर देखते हुए कहने लगा कि हाँ मैं हर चीज़ में इससे कमज़ोर हूँ, क्योंकि इसका बचपन काफ़ी बेस्ट टीचर और बेस्ट रिसोर्सेज मिले। इसका बचपन काफ़ी अच्छी जगह बीता। और जहाँ तक मेरी बात रही, मुझे तो ये भी सोचना पड़ता था कि कल मुझे भूखा पेट तो नहीं सोना पड़ेगा। जब तुम्हारा बेटा इतना परफेक्ट है तो मुझ जैसे बेकार को ढूंढने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे क्यों लेकर आए यहाँ पर? जब वह सुनकर मार्कस और युआंग एकदम स्टक हो गए। और तभी डेविड, जो मार्कस का छोटा बेटा था, उसकी आंखों में एक खतरनाक क्लीन इंटेंट आ गया जो सीधे एरिक्स पर लॉक हो गया। एरिक्स ने उसकी आंखों में खुद के लिए क्लीन इंटेंट देखा तो वह हंसते हुए बोलने लगा कि एक छोटा भाई जो अपने बड़े भाई को मारने के बारे में सोच रहा हो, रिश्ते में मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, लेकिन क्या फायदा, तुम्हारी परवरिश इस तरह की गई है कि बड़े को इज्जत ना दो। और फिर उसने आगे कहा, तू इसलिए इतना कॉन्फिडेंट है क्योंकि तुझे पेरेंट्स का फेवर है। यह मत सोचना कि तू बहुत ज़्यादा ग्रेट है, अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ होता तो मेरी भी ज़िंदगी कुछ आज अच्छी होती। इसलिए ये बात सुनकर डेविड पूरी तरह भड़क गया और चिल्लाकर कहने लगा, तुम्हें मरने का बहुत ज़्यादा शौक है। और उसने पूरी ताकत से एरिक्स के ऊपर एक पाम स्ट्राइक से हमला कर दिया। स्ट्राइक में फोर्स इतनी भयंकर थी कि एरिक्स के मुँह से खून आ गया। उसकी माँ युआंग चिल्लाई, डेविड रुको, और आगे दौड़कर एरिक्स को उठाने लगी। लेकिन एरिक्स खुद को संभालते हुए किसी तरीके से खड़ा हो गया। अपनी छाती पर हाथ रखे खड़ा हुआ। चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक थी। उसी पल उसे महसूस हुआ कि खून के साथ उसके अंदर जो ब्लड असुर पावर अवेकनिंग हो रही है और एक डोमिनेटिंग एनर्जी धीरे धीरे उसके पूरी बॉडी में फ्लो हो रही है। अभी तो वह वीक है, लेकिन आगे जरूर वह पावरफुल बनेगी। अपने पेन को अंदर दबाते हुए तीनों की ओर एक नजर डाली और कहने लगा कि तुम्हारा लाडला बेटा जो अपने बड़े भाई पर एक पाम स्ट्राइक से खत्म कर सकता है, तुम लोग खुश हो ना? उसकी यह बात सुनकर उसकी माँ युआंग अंदर से काफी ज्यादा हर्ट हो रही होती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। एरिक्स आगे कहने लगा, जिस दिन से मैं इस घर में आया हूँ यहाँ के सारे लोग मुझे नीचा समझते हैं। और फिर उसने सीधे मार्कस की ओर उंगली उठाई और कहने लगा कि 1 महीने से तुमने मुझे एक भी बार नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, लेकिन आखिर तुमने मुझे किया तो क्या किया, नफरत ही करी। पूरे हॉल में पूरा मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मार्कस और युआंग दोनों चुप थे क्योंकि एरिक्स ने जो कहा वो 100% सच था। एरिक्स के सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो दोनों बस खामोशी से एरिक्स को देखते रहे। एरिक्स ने उनके जब चेहरे को देखा तो उसके दिल में जो थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी थी वो भी खत्म हो चुकी थी। और उसने एक गहरी सांस ली और कहा कि आज मैंने इस फैमिली से पूरा रिश्ता खत्म कर देना है, और एक पाम स्ट्राइक जो भी मुझे मिली है ये समझ लेना कि जो तुमने मुझे पर एहसान किया था आज वो सब कुछ खत्म हो गया। इतना कहकर वह बिना पीछे मुड़े दरवाजे की तरफ चला गया। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि कई लोग इधर ही आ रहे हैं और उनके साथ एक ब्यूटीफुल लेडी भी थी, जिसे एरिक्स तुरंत पहचान गया कि यह थी आइजा, जो उसकी फियांसे थी। ये किंग गोल्ड सिटी की प्रिंसेस थी। आइजा की नज़र जैसे ही एरिक्स पर पड़ी तो उसने कोल्ड टोन में कहा कि सामने से हट जाओ। लेकिन एरिक्स ने सिर्फ एक ठंडी स्माइल दी और बोला, हाँ तुम खुद को बहुत ज़्यादा ग्रेट समझती हो ना? हाँ शायद तुम हो भी सकती हो। एरिक्स को इन बेरुखी बातों से
साफ पता चल रहा था कि वह कितनी ज़्यादा नफरत से जी रहा है, उसके अंदर कितनी सारी नफरत बढ़ी है। भी डेविड आगे आया जिससे आयजा होश में आई और आयजा पूछने लगी थी आखिर तुम्हारे भाई को हुआ क्या है। तब डेविड बताता है कि उसने फैमिली से अपना पूरा रिश्ता ख़त्म कर दिया है। उस बेवकूफ़ की बात मत करो, उसने पेरेंट्स के साथ बगावत की और अपना सारा रिश्ता ख़त्म कर दिया। अगर वो मुझे कभी मिला तो मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। भी हॉल के अंदर मार्कस के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो कहने लगे कि उस नालायक को जाने दो और अपने बटलर फू से कहते हैं कि उसका सारा सामान जितना भी है सब कुछ बाहर फेंक दो। बटलर फू पूरी तरह काम गया और घुटनों पर बैठकर कहने लगा लॉर्ड। वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मार्कस भड़क गए और कहने लगे तुम उस नालायक की तारीफदारी करना बंद करो। वो उन्हें बीच में रोकते हुए कहने लगे कि बड़े यंग मास्टर का इस घर में कोई रूम भी नहीं है। उसकी यह बात सुनकर एक पल के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। उसकी बात सुनकर युआंग तेजी से पलट कर देखी। उसकी आंखों में यकीन नहीं था क्योंकि उसका अपना बेटा जो अपने घर में ही नौकरों की तरह रहता था उसे आज समझ में आया है। मार्कस को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। वह आगे कहने लगे कि अगर इस घर में कोई भी रूम नहीं है तो वह इतनी जल्दी सुबह कैसे आ जाता था। इसका मतलब वह हर रात को निकल जाता था और सुबह यहाँ पहुँच जाता था। मार्कस ने गुस्से में येफू से कहा कि तुमने उसे बचाने के लिए मुझसे झूठ बोला। 1 महीने से वह रोज हर रात यहीं पे आ जाता है और सुबह भी यहीं पे प्रेजेंट रहता है, तो उसका रूम कैसे नहीं है यहाँ पर। इसके जवाब में येफू कांपते हुए बोलते हैं कि वांग ये शायद आपको पता नहीं कि बड़े यंग मास्टर तो थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखो, ये ऑर्डर्स आपने ही दिए थे। 1 महीने लगातार वह हर सुबह आपका इंतजार करता रहा लेकिन आप कभी मिले नहीं। इसके कारण वो कभी आपसे शिकायत भी नहीं करी। यह बात सुनकर मार्कस को याद आया कि उन्होंने कुछ टाइम पहले एरिस को गली के आवारा लड़कों के साथ घूमते देखा था। तब उसने अपने सर्वेंट्स को बोला था कि एरिक को थोड़ा डिसिप्लिन सिखाओ, लेकिन वह बाकी कामों के चक्कर में यह बात भूल ही गए थे। पूरे हॉल में सन्नाटा सा छा गया। सबको समझ में आया कि इस फैमिली का बड़ा बेटा जो अपने ही घर में नौकरों की तरह रहता था और ना ही इसका कोई यहाँ पे रूम था। आयजा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी क्योंकि उसे पता था कि एरिस को घर में इज्जत नहीं मिलती, लेकिन इस हद तक नहीं मिलती उसे पता नहीं था। और तभी उसे अचानक एरिस की वो ठंडी नज़र और उसकी वो बातें याद आ गई। पहली बार उसके मन में एक सवाल उठा था कि क्या मैंने एरिस के साथ जो सलूक किया वो सच में सच था। ये सारी बातें सुनकर उसकी माँ के आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने गुस्से से फू की तरफ देखा और कहने लगे तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया। इसके जवाब में येवू बताते हैं कि वांगिए ने हुक्म दिया था कि हम लोगों ने उनके आदेश का पालन करना है, इसलिए हमने आज तक आपको कुछ भी नहीं बताया। युआंग तेजी से पलटकर मार्कस को देखती है और गुस्से में कहने लगती है कि तुम्हें अपने बेटे की कोई परवाह नहीं है। मार्कस कुछ बोलने से पहले युआंग भड़क उठी। मार्कस कुछ बोलने लगे इससे पहले युआंग ने कहा कि 20 सालों पहले तुमने उसे छोड़ दिया था और जब यहाँ पर लाए तो तुम्हें उसकी कदर भी नहीं थी। वो रोते हुए बोली कि मेरी गलतफहमी थी कि मैंने तुम्हें अच्छा समझ लिया था। और वह आखिर में बोलती है कि आज से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और इतना कहकर वह वहाँ से गायब हो जाती है। ये सब देखकर मार्कस पूरी तरह शॉक हो जाता है क्योंकि एक ही दिन में उसका बेटा और उसकी बीबी सब यहाँ से चले गए। पूरी फैमिली में मौत जैसा मातम था। तभी डेविड आगे आया और हमेशा समझदार वाली एक्टिंग करते हुए कहने लगा कि फादर आप चिंता मत करो, मैं माँ को किसी तरीके समझाकर यहाँ वापस ले आऊँगा। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बात चल रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर मुझे एरिस कहीं भी मिला तो मैं उसे जान से मार दूंगा। इधर आयजा भी खामोशी से वहाँ से निकल गई और उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि यह लड़का इतने सालों से इतनी कमज़ोर ज़िंदगी जी रहा था। तभी तो वह सोचे कि एरिस के अंदर वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है जो काफ़ी नॉबल फैमिली के अंदर होता है। उसने पास खड़े एल्डर से पूछा कि अंकल सू उसके साथ पहले ज़्यादा मैंने की है या उसकी फैमिली ने। अंकल सू कुछ बोल नहीं पाए। इधर एरिक्स फैमिली को छोड़कर सीधा किन्यूंग सिटी पहुंच गया। वहाँ सड़कों पर चल रहा था लेकिन इस बार उसे शहर कुछ बेगाना सा लगने लगा। 20 साल तक उसने यहीं पर अपनी पूरी ज़िंदगी काट दी, लेकिन आज ये शहर कुछ अजीब सा उसे लग रहा था। उसने एक जगह रुकते गहरी सांस ली और तभी उसके अंदर से एक आवाज़ आई कि अब तुम्हारे सोने का टाइम आ चुका है, अब तुम आराम करो, बाकी जो भी काम करना है मैं करूँगा। एरिक्स ने भी हार मान ली थी और इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।